इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो शख्स से शख्सियत बना। शख्सियत इसलिए कि जिनका सार्वजनिक जीवन में पदार्पण होता है और जन सेवा का संकल्प लेके जो मैदान में उतरता है, तो उसको हम मानते हैं कि वो शख्स से शख्सियत बन गया, एक व्यक्तित्व बन गया है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व आज हमारे साथ है, माननीय श्रीमान दिग्विजय सिंह जी किर्दत। सच कहा जाए तो इनका पूरा सार्वजनिक जीवन ही इनका एक संदेश रहा है जनसेवा का। तो ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा क्षेत्र भली भांति जानता है, खासकर विधानसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है। और रायपुर राजधानी वालों ने उस समय जाना जब धमतरी की समस्याओं को लेके इन्होंने पैदल मार्च निकाला रायपुर राजधानी तक और ये बताया कि क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। तो इनको हम ये कह सकते हैं कि राजा नहीं फकीर है, धमतरी विधानसभा की तकदीर है, ऐसा उस समय एक नारा चलता था। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी से हम सवाल बाद में पूछेंगे, क्योंकि अभी जो प्रश्न है वो ये है कि अपनी पुरानी आस्था विश्वास को और विचारधारा को छोड़कर आज एक ऐसी विचारधारा से जुड़े हैं जो राष्ट्र प्रेम की विचारधारा मानी जाती है। मैं बात कर रहा हूं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की, जिनके झंडे तले, जिनके कमल तले आज पूरा देश कांग्रेस विहीन होने जा रहा है। धमतरी से भी एक आवाज आई है दिग्विजय सिंह किर्दत के रूप में, और उन्होंने बड़े सम्मान के साथ, बड़े गौरव के साथ भाजपा में प्रवेश किया है। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या परिस्थितियां थी, कैसी परिस्थितियां थी, कब तक उन्होंने इंतजार किया, कब तक उन्होंने घुटन महसूस की, और उनका सार्वजनिक राजनीतिक जीवन किस तरह रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों से अब हम रूबरू होने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न यही है, हम जानना चाहेंगे दिग्विजय सिंह जी से कि वे किस वजह से आज इतने साल के बाद, मैं जहां तक समझता हूं, मुझे जहां तक याद है 25-30 साल सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद अब आपकी विचारधारा जो है वो चेंज हुई है। ये किस आधार पर हुई है, किस तरह आकर्षित हुए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों से, भाजपा से, और आज ने आपने भाजपा प्रवेश किया? जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा जो राजनीतिक कार्य चालू हुआ था यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष 2005 यूथ कांग्रेस से, और बचपन से हमारे घर में यही प्रेरणा दी जाती है कि राजनीति एक समाज सेवा का बहुत बड़ा साधन है, समाज सेवा के लिए राजनीति करनी चाहिए। तो उस समय सीधी परिषद से कुछ मित्र थे जिन्होंने यूथ कांग्रेस में हमको जिम्मेदारी दी है। आज वो रहे नहीं, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे, और उसके बाद फिर कार्य करते हैं आगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य हमेशा लोकहित और लोगों का भला और समाज के लिए अच्छा कुछ करने का एक जज्बा रहता है। उस आधार पर मैं आगे बढ़ते गया। फिर किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का सचिव बना, और किसान कांग्रेस को फिर पूरा प्रदेश भर में स्थापित किया। क्योंकि एक तो किसान बाहुल्य प्रदेश है, और जो जिम्मेदारी मिली थी उस समय पार्टी से, उसको निर्वहन कर देगा। और मेरा हमेशा उद्देश्य जनहित और राष्ट्रवाद को मेरा बचपन से ही रहा है, क्योंकि हमारा जो पूरा खानदान है और हम मराठा हैं, और मराठा का मतलब होता है कि हम जहां तक जानते राव साहब, मरहटा मतलब मराठा जब लड़ने डट जाता है तो फिर बिना मरे नहीं हटेगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आप जीवंत हैं और यशस्वी हो, हमारी यही कामना है। हम शुरुआत करेंगे प्रश्नों से, इसमें वो सारे उत्तर आएंगे जो आपके सार्वजनिक जीवन से संबंधित रहे। हम जानना चाहेंगे कि पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबू पंडित राव जी किर्दत, जिन्होंने पूरे प्रदेश में नाम कमाया, और जब उनकी बात विधानसभा में सम्मान नहीं सुनी गई तो उन्होंने जूता फेंक के मारा था, ये पूरे देश ने देखा। तो ऐसे स्वाभिमानी परिवार से आप जुड़े हुए हैं, और कल क्या परिस्थितियां देखते थे और आज क्या परिस्थितियां देखते हैं, और बाबूजी के जीवन से प्रेरणा लेकर बहुत पहले आपने भाजपा प्रवेश क्यों नहीं किया, हम ये जानना चाहते हैं। ये सबसे पहले मेरे दादाजी पंडित जी को बहुत बहुत सबसे नमन करता हूँ, और बचपन से मैं उनके सानिध्य में आना जाना करते रहता है। स्कूल में, सिंधिया स्कूल में पढ़ाई हुई मेरी, जब भी छुट्टियों में आता था तो बाबूजी के वहाँ, मराठी में आजोबा बोलते हैं हम लोग, दादाजी के पास, बाकी सब लोग बाबूजी के नाम से जानते हैं, इसलिए मैं वही शब्द का उपयोग करूंगा। तो वहां पे मुझे कई किताबें देते थे, और एक हिसाब से देखा जाए तो समाज सेवा ज्ञान उनकी तरफ से मुझे बहुत मिला है। और कांग्रेस में आने का जो कारण था, क्योंकि उस समय बाबूजी फिर मतलब राजनीति में थे नहीं,
और कांग्रेस में मैं जैसे बताया कि एक मित्र, कई बार मित्र धर्म निभाना भी पड़ जाता है। तो एक मित्र थे जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी, उनसे घनिष्ठ मित्रता थी, आज वो रहे नहीं, उनके कारण उन्होंने मेरे को सीधा सीधा अपने साथ काम करना है करके उपाध्यक्ष का नियुक्ति कर दिया था। बाकी उसको उसमें उस पार्टी में भी मैंने अपने तरफ से 100% के ऊपर करके यूथ कांग्रेस को और किसान कांग्रेस को प्रदेश में स्थापित किया था, ये सभी जानते हैं। अब एक जलता हुआ सवाल हम करते हैं, क्या डूबती हुई कांग्रेस को देखकर आप अलग हुए हैं, या मोदी की जो राष्ट्रभक्ति वाली, नेशन फर्स्ट वाली जो उनकी जो थ्योरी है, उससे प्रभावित होकर आप भाजपा में आए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। 2018 के चुनाव के बाद से मैं जोगी कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया था पहले ही, तब जोगी कांग्रेस में आया। उसके बाद कांग्रेस की सत्ता आई, कई लोग कांग्रेस में गए, सत्ता होने के बाद भी अगर मेरा ऐसा रहता कि डूबता सूरज या उगता सूरज वाला मामला, तो मैं कांग्रेस प्रवेश कर लेता। मुझे उस समय भी ऑफर थे, तो मैंने अपना न्यूट्रल रहकर अपना पहले खुद के कुछ कार्य हैं, फिर मेन राम का मंदिर का जीर्णोद्धार करना था धमतरी में, उस कार्य में रहा। और सत्ता के लिए मैं कोई लोलुप व्यक्ति नहीं हूँ, सिर्फ सत्ता जिसमें है वहां जाऊं वो तो सवाल ही नहीं उठता। वैसे रहता तो मैं तो कांग्रेस में पिछले 5 साल में शुरू में चले जाता। बाकी ये है कि भाजपा अभी आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि 5 साल शांत रहने के बाद मोदी जी ने जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा करी, वो अद्भुत। 500 साल के अंधेरे के बाद, कई बलिदानों के बाद रोंगटे खड़े हुए। उसके बाद जिस व्यक्ति ने उसको किया, जिनके कार्यकाल ने किया, ये दैविक इच्छा के बगैर नहीं हो सकता। तो उनकी इच्छा से हुआ तो वाकई में, और देश को यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय लेवल में सम्मान मिल रहा है, और भारत एक कहीं पहचान बन गई। आज फॉरेन के भी हमारे कई मित्र हैं, बोलते कि वहां जाके इंडिया बोलो तो आज पहले उनको सम्मान से देखा जाता है। तो धर्म की भी स्थापना हो रही है बिना कोई उग्रता के। हम इसी प्रश्न की ओर लौट रहे थे कि आपने इंटरव्यू का आज की शुरुआत जय श्री राम से की। क्षेत्र में सभी जानते हैं कि किले के श्री राम मंदिर के आप ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, तो लेकिन आपकी पुरानी जो कांग्रेस है, कपिल सिब्बल साहब है जो बहुत बड़े वकील हैं देश के, उन्होंने एफिडेविट देके कोर्ट में कहा था कि राम कल्पना है। तो इसको हिंदुओं का कितना बड़ा अपमान आपके हृदय में आघात था? बहुत बड़ा, क्योंकि उस समय मेरा भी दिल्ली में आना जाना चलता था, किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था, वहां पे चर्चा होती तो मैं बोलता था कि ये सब चीज ठीक नहीं है। उसी समय से हमारा दम घुटना चालू हो गया था, क्योंकि आदमी सब कुछ सहन कर लेगा, किसी कई लोग सहन करते राजनीति में जो भी चीजें, बाकी अपने धर्म और अपने भगवान के बारे में, क्योंकि उस समय राम सेतु तोड़ने का भी चल रहा था, प्रक्रिया कुछ बात हुई थी, तो ये सब चीजें अपने को पसंद कभी नहीं आई। क्योंकि जय श्री राम अभी बोला, हम जब हमारे घराने में तो जब जन्म होता है तो पहले सब कान में जय श्री राम ही बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि राम मंदिर में हमारे पूर्व 1740 से सेवा कर रहे हैं, यहाँ से आप राम वनगमन पथ में जाएंगे तो रामटेक आएगा, वहां हमारा नाना परिवार जो नागपुर का राज परिवार है, भोसले परिवार, वो मंदिर की स्थापना सेवा वो परिवार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान ने परिवार को राम काज से अभी नहीं, कई पीढ़ियों से जोड़ के रखा है। और हमारे परिवार का झंडा जो हमारे मराठा यहाँ आए हम लोग, तो भगवा झंडा लेके ही आए थे। लोगों में चर्चा होती है कि श्रीमंत जी को दो बार टिकट देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें धोखा मिला, तो दिल टूटने से पहले कहते हैं कि दरार आ जाती है। तो उस तरह की दरार आनी आप में प्रारंभ हो गई थी, इस तरह की चर्चाएं होती है, हकीकत क्या है? नहीं, टिकट मिलने के बाद नहीं हो पाया, बाकी जिनको मिला मैंने उनका बहुत खुशी से साथ दिया, और उनको जितवाने में मैंने अहम भूमिका निभाई भी। ये क्षेत्र की जनता के हर गांव के वोटर भी जानते हैं। मेरे मन में ऐसा कभी नहीं रहा कि टिकट नहीं दिया तो पार्टी से छोड़ दूं या पार्टी से वो करूं। मैंने कांग्रेस कब छोड़ी, जब इतने साल कार्य करने के बाद एक विशेष पदाधिकारी ने कांग्रेस के, उन्होंने हमने यहाँ आंदोलन किया था, उसमें से हमें बोला गया कि ये फर्जी आंदोलन है, तो हम किसानों का आंदोलन था। तो जितने कार्य करने के बाद टिकट के नहीं मिलने का हम पार्टी छोड़ा, ऐसा नहीं था। स्वाभिमान को जहाँ ठेस पहुंची, काम करने के बाद उसका सही से सम्मान नहीं कर पाए, तो ऐसे जगह रहने से अच्छा जहाँ सम्मान नहीं वहां रहना है। ये क्या ये सारी बुराइयां कांग्रेस में परिवारवाद की वजह से आई है, या एकता स्थापित नहीं कर पाए सारे नेता संगठन के पदाधिकारी, क्या देखते? अब देखिए 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, हम तो पार्टी में कई लोग बोले आ जाओ पार्टी, उसके बाद भी हम नहीं गए। अब वो किस कारण से कांग्रेस के अंदर ये हो रहा है आज तक मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि वो समझ के परे है। जी, तो क्या यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को विश्वास कांग्रेस से टूट रहा है,
और राष्ट्रभक्त पार्टी की तरफ जा रहे हैं। क्या ये एक कारण है? ये जो बिखराव का जो कारण है, ये मुख्य कारण क्या दिखता है? सबसे पहले जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को आपको सम्मान करना चाहिए। जो जमीन में तन मन धन से रहते हैं उनका आप सम्मान करिए। सत्ता आने के बाद कुछ लोग नए लोग सामने आ जाते हैं, और हम तो थे ही नहीं पार्टी में, बाकी नए लोग कार्यकर्ताओं की व्यथा बता रहा हूँ कि जो लोग अभी मेरे प्रवेश किए हैं और कई लोग अभी मेरे नेतृत्व में करेंगे भाजपा प्रवेश जी। तो लोगों का आप जब कदर नहीं कर सकते हो, जो कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी एक हीरा होता है, एक तलवार रहती है ना वो, आप तलवार की कदर नहीं करो तो युद्ध कहां से जीतोगे? अगर तलवार ने आपको साथ छोड़ दिया तो फिर आप किससे लड़ोगे? आज आप भारतीय जनता पार्टी में ये सवाल अब जो मैं पूछने वाला हूं, ये आप पे लागू तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप एक ऐसे राष्ट्रीय दल में रहे हैं जो देश की आजादी के आंदोलन से जुड़ा रहा है, और एक छवि भी बनी थी, एक विश्वास भी बना था, जिसे परिवारवाद ने तोड़ दिया। हमने सैकड़ों कांग्रेस के नेताओं से लगातार कई सालों तक यह एक प्रश्न किया जिसका उत्तर आज तक हमको नहीं मिला है। तो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप उस दल से जुड़ रहे हैं, तो इमरजेंसी को किस दृष्टिकोण से लोग देखते थे, और वास्तविकता क्या इमरजेंसी सही थी या गलत थी, जिसमें हजारों लोगों ने दुख पाया, लाखों लोग जेल गए? नहीं, इमरजेंसी मतलब वो लोकतंत्र की हत्या थी वो जी। और अगर डेमोक्रेसी में इस प्रकार का इमरजेंसी इज नॉट पॉसिबल, और अगर वो किया गया तो वो डिक्टेटरशिप थी। क्योंकि हम भी बचपन में सुनते थे, क्योंकि बचपन तो हमारे पिताजी भी संघ के रहे, बताया ना, मित्रता के लिए कांग्रेस चला गया था। शाखा आपके यहाँ घर में लगती थी, हमको याद है बचपन में, हमारा घर भी उसी मोहल्ले में था। बचपन में वहाँ पे संघ के बड़े बड़े लोग आके रुकते थे, और हमारी दादी भी उनको भोजन की व्यवस्था करके दी थी, तो वो देखा हमने। बाकी जो इमरजेंसी था वो गलत था जी। ये मीशा बंदियों की जिन्होंने 19 महीने जेल में दुख पाया, परिवार से, पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से दूर रहे, उस दुख को, उस पीड़ा को, उस तकलीफ को सिर्फ वही समझ सकता है जिसकी पूरी जवानी जो है वहां खाक हो गई। ऐसे लोगों के लिए एक सम्मान निधि की घोषणा की गई थी, 25,000 रुपए जेल से छूटने के बाद, जो भाजपा सरकार तो देती रही है, और अब भाजपा सरकार आ रही है, दे रही है, लेकिन पीछे जो भूपेश बघेल सरकार थी उसने वो सम्मान राशि हाई कोर्ट के निर्देश देने के बाद भी उन्होंने वो राशि नहीं दी। तो इसको सही मानते हैं, गलत मानते? गलत बात है, क्योंकि कोई भी सरकार जब मुखिया बन जाता है तो उसके लिए सब पार्टी से हट के वो, उसके लिए पूरी जनता, चाहे उसकी पार्टी की हो या दूसरी पार्टी को, जब राजा बन जाता है तो फिर किसी पार्टी का नहीं रहता, उसको सबको लेके चलना चाहिए। किसी को अगर किसी के साथ अत्याचार हुआ है, उसके लिए उनको सम्मान निधि मिल रहा था, उसको बंद करना बिल्कुल ही अनुचित था। ये कहते हैं कि दल टूटने के पहले दिल टूटता है। आप दल में थे तो आपका दिल टूटा, या यशस्वी प्रधानमंत्री और भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर आपने भाजपा ज्वाइन की? ठीक है, 2015-16 में मैं कांग्रेस छोड़ दिया था, फिर योगी कांग्रेस में आ गया। मेरा फिर अभी किसी राजनीतिक पार्टी में था नहीं। अभी जो राम मंदिर बना, इसके पहले राम मंदिर का जो शांतिपूर्वक भूमि पूजन हुआ, और जो राम मंदिर बना, तो ये सब दैविक चीजें हैं, और राम भक्त लोग हैं हम, तो हम अब उसी जगह जाएंगे जहां राम जी का नाम लिया जाएगा सम्मान से, जहां पे निमंत्रण के बाद भी कई लोग निमंत्रण ठुकराते हैं, जो राम के दरबार में जाने के लिए भी सोचते हैं कि जाए कि नहीं जाए राजनीति के चक्कर में। तो ऐसी राजनीति करने से अच्छा या तो चुप बैठो, या तो फिर जो राम काज कर रहे हैं उनके साथ जुड़ के आगे राम काज करते चले। जी। आपका वोट बैंक, आज आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में विचारधारा के आधार पे आपने ज्वाइन किया है, ताकि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चले, प्रधानमंत्री के साथ चले, लेकिन आपका जनाधार खासकर शहरी क्षेत्र में तो है ही, उसके अलावा गंगरेल डुबान क्षेत्र जो कि चुनाव में बड़ी निर्णायक भूमिका अदा करता है। लोकसभा चुनाव सिर पर है, विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उन स्थितियों में आपका जो वोट बैंक है, अब जिस पर आप पार्टी के आस्था पे आप आए हैं, उनको सहयोग मदद पहुंचे, उसके लिए आपके प्रयास किस तरह? जैसे पार्टी मुझे अगर कोई जवाबदारी देती है, कोई विशेष एरिया की, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहां पे अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला के दूं। बाकी अब जिस पार्टी में आए वहां के वरिष्ठ लोग जैसा मार्गदर्शन या जैसा आदेश करें वैसा करूंगा जी। और इतना है कि वो मुझे जवाबदारी देगी, उसमें मैं खरा उतर के दिखाऊंगा जी। ये 12,000 रुपए छत्तीसगढ़ महतारी योजना के अंतर्गत भाजपा ने दिए, जिस पर जनता ने विश्वास भी किया और जनादेश भी दिया, जबकि लोग पहले कहते थे कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, लाखों करोड़ों रुपए के सट्टे भी लगे और लोग हार जीत हुई।
वो सारे लोग हारे जो ये मान के चल रहे थे कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन ये हार जीत जो है, क्या सिर्फ 12,000 रुपया जो महीना छत्तीसगढ़ महतारी योजना के अंतर्गत उस वजह से बने, या महिलाओं का मोदी की गारंटी पर विश्वास ज्यादा है? ये मोदी जी की गारंटी पे ही विश्वास ज्यादा है, क्योंकि जो बोलते हैं वो करते हैं जी। विश्वास भरोसा इसी कारण तो जिसमें खरा उतरे हैं मोदी जी और भाजपा सरकार। और मोदी जी की बात मतलब उनकी गारंटी मतलब 100%, 1000% तय है। देश के बजट को देखते हुए, राजस्व आय को देखते हुए 1,000 रुपया तो समयानुकूल लगता है, लेकिन ये हर महीने 8,333 रुपया, साल में 1,00,000 रुपया देने की जो कांग्रेस ने घोषणा की है, ये कितनी उचित और कितनी अनुचित और देश के बजट को बिगाड़ने वाला मानते हैं? इसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी घोषणा लाएंगे कहां से? हाँ, सिर्फ सत्ता में आने के लिए कुछ भी घोषणा करना, कल को बोलेंगे 5 लाख रुपए हर महीने दे देंगे, सत्ता में आने का फिर कहां से करोगे? आप क्या देश को क्या बेचोगे? आप कहां से लाओगे? जनसंख्या में आजकल देखा जाए तो फीमेल पॉपुलेशन और मेल लगभग बराबरी का है। इतने लोगों को आप मतलब ये सीधा सीधा मतलब अतिशयोक्ति है, और ये सोच के परे है कि इतना भी कोई विवेकहीन हो सकता है कि ऐसी बात बोल के सत्ता में आने के लिए कुछ भी बोला जाए, क्योंकि सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो जय हिंद सेना के सेनापति थे, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन अभी ये जो कांग्रेस ने कहा है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें हर महीने 8,333 रुपए दूंगा, ये देश की राजनीति को और डेमोक्रेसी के लिए क्या खतरा बनने वाला है? बहुत डेंजर है, ऐसी घोषणाएं उचित नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी घोषणाएं करके आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और उसके बाद मैं तो पब्लिक से अपील करूंगा कि ये सब गलत चीजें इसमें जाए मत, क्योंकि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। 8,000 10,000 रुपए महीना करने से लोग काम भी क्यों करेंगे? कई लोग तो फिर घर में बैठे रहेंगे। वो तो चावल फ्री मिल ही रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उसके साथ ही तमाम तरह की सुविधाएं किसानों को भी मिल रही है। आप तो किसान भी हैं। पता नहीं उनको किसने सलाह दिया ऐसा घोषणा करने का, वो उनका वही जाने। बाकी ये अतिशयोक्ति है और ये उचित नहीं है ऐसी घोषणाएं करना जो देश हित में नहीं, राष्ट्र हित में नहीं है। तो क्या माने कि जिनसे ये वादे कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे और उनका वोट जो है चला जाएगा, कीमती वोट, और ये धोखा खाएंगे, ऐसा लगता है? बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक समझ चुकी है कि क्योंकि जो घोषणा के बाद में चर्चा कई जगह होती है तो उसमें सब बोलते कि ये तो पागलपन है करके, ऐसा घोषणा करके कांग्रेस ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दी है। क्योंकि पब्लिक पढ़ी लिखी होशियार है और मोदी जी की गारंटी में जो बोला गया वो होता है, और वो जो कर सकते उतना ही बोलते हैं, और जो जिससे देश का नुकसान ना हो। ये अगर ऐसा करते तो कुछ ना कुछ करने के लिए लोग क्या देश लाएंगे कहां से इतना फंड? तो ये सब गलत बात है। तो ये सब पता नहीं किसने सलाह दी है उनको ऐसा घोषणा पत्र में डालने का। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे क्षेत्र के लोकप्रिय श्रीमंत दिग्विजय सिंह गिरदत जी से, जो किसान भी है, पूर्व पार्टियों में नेता भी रहे हैं, और आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर देश के हाथ मजबूत करने के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। हम उन्हें एमजी टीवी और एकता टीवी की तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी महत्वाकांक्षा या लालच से भाजपा में नहीं जुड़ा हूं। भाजपा एक देशभक्त पार्टी है और मैं देश के हाथ मजबूत करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।